अंड शक्ति टीवी। प्रिय अंडशक्ति टीवी के दर्शकों, सन 1984 में मैंने तमिल में एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था राजी इदु उनका है। अब संयुक्त कंप्यूटर्स के श्री प्रेम कुमार जी उस उपन्यास को हिंदी में अनुवाद करके ऑडियो वीडियो बना के विमोचित कर रहे हैं। इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल काल्पनिक हैं। आप देखिए, सुनिए और दिल बहलाइए। वीडियो 2 राजी, यह तुम्हारे लिए है। रचिता अंड शक्ति बाला। अध्याय 1। ताकत, कमजोरी। हालांकि चंद्रशेखर का जन्म और पालन पोषण मदुरै में हुआ था, लेकिन उसका मन दिन में कम से कम एक बार दुनिया भर में घूमता था। इसमें पैसे की जरूरत नहीं थी, उसे कष्टदायक यात्रा नहीं करनी पड़ी। उसने स्कूल के हॉल में शिक्षकों द्वारा बताई गई बातें, किताबों और पत्रिकाओं से सीखे गए सच, झूठ, घर में अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों की सलाह और दोस्तों के वार्तालाप से सामने आने वाले अंतरंग रहस्यों को एक साथ जोड़कर एक काल्पनिक घोड़ा बनाया और उस घोड़े पर सवार होकर उड़ गया। कल्पना के लिए एकांत और शांति की आवश्यकता थी। ये दोनों ही चंद्रशेखर को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। उसके घर में कोई भी उसे काम नहीं देता था। चंद्रशेखर को कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे और हाथ में स्कूल की किताब पकड़े देखकर उसके क्रोधी पिता को भी शांति महसूस होती थी। अगर कोई अपने बेटे को काम देता था तो पिता रमैया पिल्लई हाथ में थैला लेकर दुकान पर जाते थे और सख्ती से कहते थे, उसे परेशान मत करो, वह पढ़ रहा है, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। हालांकि रमैया पिल्लई राजस्व विभाग में एक कनिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने घर में प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं उठाया। हर महीने बेटे की स्कूल प्रगति रिपोर्ट में रैंक शीर्षक के तहत एक लिखा था। पहली रैंक देखने और माता-पिता अभिभावक के हस्ताक्षर वाले स्थान पर हस्ताक्षर करने के बाद रमैया पिल्लई मदुरै जिला कलेक्टर की तरह ही गर्व और खुशी महसूस करते थे। बदले में चंद्रन को घर पर एकांत और शांति दी गई। लेकिन क्या प्रथम रैंक पाने के लिए सोने के समय के अलावा उसे बाकी सारा समय हाथ में किताब पकड़कर पढ़ना जरूरी था? ये तो किसी ने नहीं सोचा। वे ब्रूडिंग मुर्गी चंद्रन का मजाक उड़ाकर अपना गुस्सा शांत करते थे। चंद्रन को अपने परिवार के तानों की कोई परवाह नहीं थी। यह विश्वास कि एक दिन यह ब्रूडिंग मुर्गी विश्व प्रसिद्ध आदमी बनेगा और दुनिया भर में यात्रा करेगा, उसके मन में गहराई से बैठा हुआ था। विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति कैसे बने? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उसने अपने मन में चल रहे विचारों को बार-बार पलटा। वह एक काल्पनिक घोड़े पर सवार होकर वर्षों तक किताब पढ़ने का नाटक करता था और एक सच्चाई का पता लगाया भी। उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक हथियार की आवश्यकता थी। हथियार स्वयं से अविभाज्य होना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए, दूसरों की अधिक सहायता के बिना प्राप्त किया जाना चाहिए। यह लाखों लोगों को गुलाम बनाने में सक्षम होना चाहिए। चंद्रन का पूरा शरीर कांप उठा जब उसे पता चला कि हथियार 2 अक्षरों वाला ज्ञान था और उसने फैसला किया कि उसकी तत्काल महत्वाकांक्षा उस हथियार को अपनाने की थी। स्कूली शिक्षा का अंतिम वर्ष आ गया। शिक्षकों को भरोसा था कि चंद्रन राज्य में
प्रथम रैंक हासिल करेगा। उसके पिता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन चंद्रन ने मानव जाति में प्रथम बनने का रास्ता खोज लिया था और उसका अनुसरण करने की तैयारी कर रहा था। स्कूल की किताबें अब उसे कड़वी लगी। उसको गणित, विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों से नफरत हो गई। उन किताबों को पन्ने दर पन्ने याद करने से उसे लगा कि उसकी महत्वाकांक्षी यात्रा में बाधा उत्पन्न होगी। चंद्रन को विश्वास था कि यदि वह अपना समय और ऊर्जा अंग्रेजी साहित्य में अपना ज्ञान विकसित करने में लगाए, तो एक दिन वह एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकता है। चूंकि सरकारी परीक्षा स्कूल के अंतिम वर्ष में होती थी, इसलिए सभी छात्र पढ़ाई में रुचि दिखाने लगे। शिक्षकों ने भी प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया। जिन शिक्षकों का वह अब तक सम्मान करता था और जो सहपाठी कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए उससे प्रतिस्पर्धा करते थे, वे अब चंद्रन की आंखों में हंसी का पात्र बन गए। वह महीने में औसतन 1 हफ्ते की छुट्टी लेता था। चंद्रन ने अंग्रेजी परीक्षा के अलावा कोई अन्य परीक्षा देने से इनकार कर दिया। उसने स्कूल, शिक्षकों और पाठ्यक्रम का तिरस्कार किया, जैसे एक नास्तिक ईश्वर में विश्वास का मजाक उड़ाता है। जब अन्य स्कूली छात्र कुछ राजनीतिक कारणों से हड़ताल पर चले गए, तो चंद्रन ने अपने स्कूल के छात्रों को इसके बारे में एक मुद्रित पुस्तिका दी और उन्हें हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। चंद्रन की इस उलटफेर से छात्र आश्चर्यचकित रह गए। जिन शिक्षकों को उससे स्कूल का गौरव बढ़ाने की उम्मीद थी, वे आहत और क्रोधित थे। चूंकि चंद्रन बुद्धिमान था और उसने इतने वर्षों में अपनी पहली रैंक अर्जित की थी, इसलिए प्रधानाध्यापक उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक थे। चंद्रन की चाल में परिवर्तन का असर घर के शांतिपूर्ण माहौल पर पड़ने लगा। रमैया पिल्लई तब निराश और नाराज हो गए जब वह बार बार स्कूल नहीं गया। परीक्षा देने में उसने आनाकानी की, स्कूल की किताबें पढ़ना छोड़ दिया और अंग्रेजी साहित्य की किताबों में व्यस्त रहने लगा। अगर तुम्हें इस साल सरकारी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले, तो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुझसे मदद की उम्मीद मत करो। नौकरी ढूंढो और घर छोड़ दो। रमैया पिल्लई ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अगर तुम एक काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हो तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खोने के लिए तैयार हूं। लेकिन रमैया पिल्लई के शब्दों में स्पष्टता और दृढ़ विश्वास था। चंद्रन का दिल बैठ गया जब उसने सुना कि उसके पिता, जिन्होंने इतने दिनों तक उसका सम्मान किया था, उसे खोने के लिए तैयार थे। उसके पिता, जो उसके विचारों और महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझते थे, अचानक चंद्रन को एक असंबंधित व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए। क्या बाघ का बच्चा बिल्ली होगी? चंद्रन को उसके पिता से अधिक इच्छा शक्ति थी। आप चाहें तो भी 6 महीने से ज्यादा मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए। चंद्रन ने तुरंत उत्तर दिया। 16 साल की उम्र तक घर पर रहने वाले व्यक्ति को इस तरह बात करने की हिम्मत कहाँ से आई? चंद्रन के मन में क्या योजना थी? उसकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की भी नहीं थी। घर पर सभी लोग भ्रमित और परेशान थे। पिता और पुत्र ने आमने सामने बातचीत करना कम कर दिया।
चंद्रन ने रमैया पिल्लई के रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा दी गई सलाह को बिना कोई गुंजाइश दिए खारिज कर दिया। उसके प्रति उनका सम्मान कम होने लगा। चंद्रन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं था जब एहसास हुआ कि अगर उसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो इस समाज में उसका सम्मान नहीं होगा। इसके बजाय उसने अपने समाज को बदलने का फैसला किया। सरकारी परीक्षा के बाद चंद्रन अपनी किताबें और कपड़े लेकर अपने दादा के घर गया। दादाजी मुथिया पिल्लई व्यवसाय करके प्रति माह 1000 रुपए से अधिक कमा रहे थे, इसलिए उन्हें अपने पोते चंद्रन का भरण पोषण करने में कोई कठिनाई नहीं थी। 70 वर्षीय मुथिया पिल्लई और उनकी पत्नी पार्वती अम्माल, जो उनके साथ रहती थी, को अब जीने के लिए एक कारण मिला। दोनों ने तुरंत निर्णय लिया कि पिता से झगड़ा कर आए पोते चंद्रन को और चोट नहीं पहुंचाए और आगे पढ़ा लिखकर जीवन में ऊपर लाए। रमैया अपने पिता के घर आए और जोर से चिल्लाए, आप इस तरह मदद करेंगे तो वह दुष्ट मेरी उपेक्षा करेगा। एक दिन आपका भी अनादर करेगा। तभी आप होश में आएंगे। एक बाप और बेटे को अलग करने का पाप आपको छोड़ेगा नहीं। आप तड़प तड़प कर मरेंगे। बिना कुछ कहे मुथिया पिल्लई ने अपने कंधे से तौलिया लिया और अपना चेहरा पोंछ लिया। माता पार्वती दीवार के सहारे बैठी थी और डर रही थी कि उनका बेटा रामैया गुस्से में आकर उन्हें पीट देगा। शयन कक्ष में खिड़की की रोशनी में चंद्रन तार से बनी कुर्सी पर पैर मोड़कर थॉमस हार्डी का मनमोहक उपन्यास द रिटर्न ऑफ द नेटिव पढ़ रहा था। रमैया पिल्लई हरा हुआ शेर की तरह अपने घर वापस चले गए। इस नए जीवन में तमाम कठिनाइयों के बावजूद चंद्रन को पूरी आज़ादी थी। उसने 6 साल तक अमेरिकन कॉलेज में अध्ययन किया और एमए की उपाधि प्राप्त की। साल में एक बार जब पिता बाहर थे, चंद्रन अपना घर गया। अपनी माँ, भाई बहनों से मिला और अगली सुबह दादा का घर लौटकर आया। एमए पढ़ाई पूरी करने के बाद भी चंद्रन के मन में अन्य युवाओं की तरह काम पर जाकर पैसे कमाने का विचार नहीं था। चंद्रन ने कई और किताबें पढ़ी और बर्नार्ड शॉ और डॉक्टर जॉनसन की तरह एक प्रसिद्ध लेखक बनने की इच्छा बनना चाहता था। लेकिन दादा और दादी से एमए परीक्षा के बाद बोले गए शब्दों ने उसे जीवन में दूसरी बार हिलाकर रख दिया। चंद्र, हमारी बात सुनकर परेशान मत होना। तुम कितने दिनों तक इस तरह किताबें पढ़ते रहोगे? हम 75-76 साल के हैं। बेहतर होगा कि तुम हमारे रहते हुए 10 रुपए कमाने का कोई तरीका ढूंढ लो। अगर हम अचानक मर जाएं तो तुम कहाँ जाओगे? तुम अपने पिता के साथ जी नहीं सकते हो। दादाजी और दादी ने कहा और उस कमरे से बाहर निकल गए जहां चंद्रन पढ़ रहा था। चंद्रन का मिजाज उस हवाई जहाज जैसा था जिसका ईंधन खत्म हो गया हो और वह 2000 फीट की ऊंचाई से गिर गया हो। उसने कुछ ही घंटों में अपना मन बना लिया। चंद्रन 200 रुपए के मासिक वेतन पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ट्यूटोरियल कॉलेज में काम करने के लिए सहमत हुआ। हालांकि शुरुआत में यह निराशाजनक और कठिन था, लेकिन उसने अपने कौशल का उपयोग करके स्थिति को खुश बना दिया है। अब जब चंद्रन ने खुद पैसा कमाना शुरू कर दिया तो वह किसी के लिए बोझ नहीं था। ट्यूटोरियल कॉलेज में अपने ब्रेक के दौरान
घर आने के बाद और छुट्टियों में वह अंग्रेजी साहित्य के महासागर में तैर रहा था। अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें पढ़ते समय चंद्रन को एक मादक अनुभूति हुई। उसने यह नहीं सोचा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जो पढ़ रहे हैं वह हमारे दिमाग में बैठ रहा है। इस तरह पढ़ने से वह कई लोगों के उपहास का पात्र बना। लेकिन कुछ करीबी दोस्तों और उनसे लंबी बातचीत करने वालों का मानना था कि चंद्रन जीवन में आगे चलकर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा। उनके विश्वास ने चंद्रन को प्रोत्साहित किया। उसने उस उत्साह को और अधिक अध्ययन में लगाया। श्री चंद्रन, चेन्नई के एक कॉलेज ने विज्ञापन दिया है कि योग्य उम्मीदवार ट्यूटर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या आपने देखा? यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको यह निश्चित रूप से मिलेगा। ट्यूटोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो कहा उससे चंद्रन को वास्तव में खुशी नहीं हुई। कॉलेज के छात्रों को सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाना और उनके उत्तर पत्रों को सही करना अपनी प्रगति में कैसे मदद करेगा। परंतु 800 रुपये मासिक वेतन की घोषणा ने चंद्रन का मन मोह लिया। उसने अनिच्छा से आवेदन डाला। 17 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। चयन समिति को 17 में से चंद्रन के साहित्यिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए अधिक समय देना पड़ा। चंद्रन को यह डर नहीं था कि यह एक परीक्षा थी जो उसका भविष्य निर्धारित करेगी। वह बेपरवाही से लेकिन आत्मविश्वास से सवालों का जवाब दे रहा था जैसे कि वह दोस्तों के साथ हो। परीक्षक जानना चाहते थे कि क्या वह उदासीनता और आत्मविश्वास गहरे ज्ञान के कारण था। श्रीमान चंद्रशेखर, आप प्रश्नों का सीधे उत्तर न देकर उनसे निपट रहे हैं। कृपया हम जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं उनका सीधे उत्तर दें। अपने सफेद बालों के बावजूद वक्ता की आवाज दृढ़ और कठोर थी। चंद्रन का मन भय के स्थान पर आनंद से भर गया। उसने सोचा, यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उन लोगों को भ्रमित करना है जो मेरी योग्यता का परीक्षण करते हैं। चंद्रन यह दिखाने के इरादे से परीक्षा में बैठा था कि उसे नहीं लगता कि वे महान प्रतिभाशाली थे। चंद्रन आधा जीत गया और वह अपनी उत्तर देने की शैली बदलने पर सहमत हो गया। ठीक है, मैं सीधे और संक्षेप में उत्तर दूंगा। अंग्रेजी साहित्य में आपका पसंदीदा लेखक कौन है? शेक्सपियर, बिना किसी संदेह के। मुझे सिर्फ एक कारण बताएं कि शेक्सपियर एक महान लेखक क्यों थे। शेक्सपियर ने अपने नाटकों में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को अद्वितीय तरीके से दर्शाया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनमें से कौन सी विशेषता आपको सबसे अधिक आकर्षित करती है? प्यार। चंद्रन ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना उत्तर दिया। परीक्षकों ने अपना मुंह छिपाते हुए प्रश्न जारी रखा। कौन सा नाटक प्रेम पहलू को सबसे अच्छे ढंग से चित्रित करता है? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नाटककार ने नाटक में प्रेम के बारे में कौन सा सत्य स्थापित किया है? पुरुषों के लिए प्यार की भावना स्थिर होती है, लेकिन प्यार में पड़ी महिला अलग हो सकती है।
अब भी चंद्रन ने चुपचाप लेकिन दृढ़ता से उत्तर दिया और बीच में बैठे व्यक्ति के चेहरे की ओर बिना पलक झपकाए देख रहा था, अगले प्रश्न के लिए तैयार था। परीक्षकों को चंद्रन के साहसपूर्वक स्पष्ट उत्तर हैरान, आश्चर्यचकित और थोड़ा क्रोधित भी कर दिया। वे उन भावनाओं को अपने चेहरे पर दिखाए बिना छिपा नहीं सकते थे। चंद्रन ने मन ही मन उनकी स्थिति के बारे में सोचा और इसका आनंद भी लिया। बाईं ओर का आदमी, जो अब तक चुपचाप बैठा था, उसने अपनी टाई अपनी गर्दन से चिपका ली और शब्दों को बहुत शांति से बोला जैसे कि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हो। ठीक है, एल महिलाओं के प्रेम के बारे में आप क्या कहते हैं? हम तमिलनाडु में हैं, सर। मुझे जवाब देने में डर लग रहा है। अगर आप चाहें तो इस इंटरव्यू के बाद मैं आपसे अकेले में मिलूंगा। पहली बार चयन समिति के 3 सदस्यों ने अपनी गरिमा कम की और अनियंत्रित रूप से हंसे। लेकिन चंद्रन हंसा नहीं। उसे एक बेहतर प्रश्न की आवश्यकता थी एल, और वह भी आ गया। हाँ, आपने ऐसी टिप्पणियां किस किताब में पढ़ी? मेरे जीवन की किताब में, चंद्रन ने तुरंत उत्तर दिया। चयन समिति को ऐसा लगा मानो वे चंद्रन से हार गए हों। वे उससे ज्यादा सवाल नहीं करना चाहते। बीच में बैठे व्यक्ति ने अपने आधे भूरे सिर पर हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बात समाप्त की। मुझे लगता है कि आपका भविष्य उज्जवल है, श्रीमान चंद्रशेखर। आप जा सकते हैं। चंद्रन ने तीनों पर अपनी आंखें घुमाईं और कमरे से बाहर चला गया। साक्षात्कार के 10 दिन के भीतर नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से आ गया। चंद्रन को यह सोचकर खुशी हुई कि उसके विवादास्पद विचारों के बावजूद यह समाज उसकी प्रतिभा का सम्मान करता है। यह ऐसा था मानो चंद्रन को अपने विचार बदले बिना उसी रास्ते पर चलते रहने की हरी झंडी दे दी गई हो एल, लेकिन वो खुशी पूरी नहीं थी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वह कॉलेज के नियंत्रण में जो जीवन जीने वाला था, उसने चंद्रन को एक जेल कैदी की याद दिलाई। चंद्रन के पास इस नई सजा को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसे अपने दादा से लगातार मदद नहीं मिलेगी और ट्यूटोरियल कॉलेज का वेतन बहुत कम था। उसके दादा और दादी ने कितना भी आग्रह किया, चंद्रन अपने पिता को अलविदा कहे बिना चेन्नई चला गया। चंद्रन की बुद्धि और मेहनत ने उसे एक अलंकरण प्रदान किया। गहराई से सोचना और निर्णय लेना और उस निर्णय को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ना ऐसे पहलू प्रतीत हुए जो समाज की नज़रों में चंद्रन को ताकत देते थे। समाज ने उस युवक की प्रशंसा की, जो अभी 23 वर्ष का नहीं था, उसे एक गिफ्ट भी दिया। लेकिन समाज व्यक्ति को आसानी से महानता की ओर बढ़ने नहीं देता। ऐसा शायद इस डर के कारण हो सकता है कि अगर वह ऐसे ही बड़ा हुआ तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे। जब चंद्रन ने अपने ज्ञान को सीमा से अधिक विकसित करना चाहा, तब समाज ने कई बाधाओं को डालकर हारने के बाद बिना किसी अन्य विकल्प के उसे अपने रास्ते पर चलने की अनुमति दे दी। चंद्रन ने भी समाज को अधिक परेशानी पहुंचाए बिना अपना रास्ता बना लिया। जिस तरह चंद्रन अपने ज्ञान को अद्वितीय तरीके से विकसित करने की स्वाभाविक इच्छा आदि था,
उसी तरह वह एक और प्राकृतिक इच्छा का शिकार भी था। वह एहसास कई महिलाओं के साथ उसके प्रेम संबंध का था। कुछ स्त्रियों के प्रति उसके हृदय में जो हवस थी वह व्यक्त नहीं कर सका। चंद्रन उस समाज के तर्क को समझ नहीं सका जो सैकड़ों किताबें पढ़ने वाले एक युवक की प्रशंसा करता था, और यदि वही युवक सैकड़ों महिलाओं के साथ प्रेम संबंध रखता था तो उसे समाज से बहिष्कृत कर देता था। बहुत कम उम्र में चंद्रन को समझ आ गया कि इस मानव समाज के साथ उसे आगे एक बड़ा संघर्ष करना है, जो एक पुरुष के लिए कई महिलाओं के साथ संभोग करना घृणित मानता है। चंद्रन अपने विचार सिर्फ इसलिए बदलने को तैयार नहीं था क्योंकि समाज कहता है कि यह गलत है। महिलाओं के प्रति उसके प्रेम और वासना को नियंत्रित करना उसका गला घोटने जैसा था। कुछ मौकों पर चंद्रन तब मुश्किल में पड़ गया जब वह अपने प्यार की भावनाओं को दबा नहीं पाता। जिन लोगों ने चंद्रन को उपद्रव दिया वे यह सोचकर गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्होंने चंद्रन को अपमानित किया था और वे संतुष्ट थे। चंद्रन को एहसास हुआ कि उन लोगों के कार्यों के पीछे विचार की कोई स्पष्टता नहीं थी जिन्होंने उसका अपमान किया, और वह उनकी अज्ञानता पर हंसा। चंद्रन ने उनसे बदला लेने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं की। चंद्रन अपने आलोचकों को जीवन की सच्चाई समझाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि इस तरह करने से उसके लिए और अधिक कठिनाइयां ही पैदा होंगी। लेकिन अपमान के किसी भी संकेत के बिना वह अपना सिर ऊंचा करके और चेहरे पर मुस्कान लेकर चल रहा था। इससे अन्य लोग भ्रमित हो गए। चंद्रन के दादा और दादी को जब पता चला कि कॉलेज में पढ़ते समय चंद्रन ने महिलाओं के मामले में सामाजिक मानदंडों को तोड़ने का काम किया था तो सीधे तौर पर उससे उनके बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से अपनी नापसंदगी जाहिर की। चंद्रन को एहसास हुआ कि उसके दादा दादी उससे कितना भी प्यार करें, वे भी समाज का हिस्सा थे, और जब समाज उससे नफरत करता था तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे भी उससे नफरत करेंगे। चंद्रन उनके रिश्ते या समर्थन के लिए अपने स्वतंत्र विचारों और उनके स्वाभाविक विकास से समझौता करने को तैयार नहीं था। यह चंद्रन का अटल विश्वास था कि किसी भी महिला के प्रति पुरुष का प्यार और वासना स्वाभाविक, न्यायसंगत और निर्दोष है। समाज का यह सर्वसम्मत निर्णय था कि किसी पुरुष का अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से ऐसा लगाव अन्यायपूर्ण है, दंडनीय अपराध है, कमजोरी है जिसे बढ़ने से रोका जाना चाहिए। यह योजना बनाते हुए कि कैसे तेजी से अपनी ताकत विकसित की जाए और कैसे धीरे धीरे अपनी कमजोरी को सही ठहराया जाए, चंद्रन कॉलेज की नौकरी स्वीकार करने के लिए चेन्नई आ पहुंचा। दोस्तों, हम अगले शुक्रवार रात 8 बजे को फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।